हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आज मोहम्मद शफीक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया शहजादी जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। एंड देन हमें स्काइप पे ज्वाइन किया उज़्मा सदाकत ने जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाजिया, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शफीक साहब एंड उज़्मा, वेलकम टू सुबह खैर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो एज चूँकि ख़वातीन का पलड़ा भारी है, सिर्फ एक मेल हैं, तो वाई कांट बी आई जेंडर बायस, तो हम ख़वातीन को ही पहले मौका देते हैं। जी डॉक्टर शाजिया, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और हम लोगों में यही कहते हैं क्या यार ये एक फ़ैशन शुरू हो गया है, डेज़ मनाए जाते हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि ये बताएं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस एक्सक्लूसिवली ऑन दिस डे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मेंटल हेल्थ है, ये मेंटल हेल्थ सिर्फ मेंटल के साथ नहीं है, ठीक है। आपकी बहुत सारी और चीज़ें हैं, इसमें 4-5 पिलर्स होते हैं, जिसमें आपकी फिजिकल हेल्थ है, जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ है, आपकी इमोशनल हेल्थ है और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है। जब ये सारे पिलर्स खड़े होते हैं तो इंसान इसके ऊपर स्टे करता है। आपने कहा ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जब हम बीमार होते हैं या हमें कोई डायबिटीज़ है, खुदा ना खास्ता हमें शुगर है, हमें ब्लड प्रेशर है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई जहनी प्रॉब्लम है, हम कभी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते कि ये कोई इशू नहीं है। और सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है। और इमोशनल एब्यूसिव जो कि मेंटल डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है, ये इतना ख़तरनाक मसला है और इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती है। अगर हम किसी को मेंटली स्टेबल नहीं कर सकते तो हम उसको एक अच्छा प्रोडक्टिव शहरी नहीं बना सकते। हम उसके लिए बेहतरीन चीज़ें नहीं, उसकी फैमिली डिस्टर्ब होगी, उसके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे, वो खुद डिस्टर्ब होगा। और जब वो खुद डिस्टर्ब होगा तो बाकी काम कैसे कर सकता है, अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे रख सकता है? वो नहीं रख सकता। और ये जो मेंटल हेल्थ है मैडम, ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है पाकिस्तान में। 14 to 16% पीपल, इसके स्टेटिस्टिक्स हैं कि वो सफ़र कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के साथ। और 14 मिलियन लोग माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल हेल्थ के साथ हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और हम कहते हैं कि ऑल इज़ वेल नहीं है। जिसको बुखार नहीं है, मेंटल हेल्थ दिखता नहीं है, एक्चुअली डिप्रेशन दिखता नहीं है, तो एंजाइटी दिखती नहीं है। मुख्तलिफ तरीकों से, मतलब जब आपके जो बिहेवियरल इश्यूज हैं, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं जाने दो, और उसके हमने अपने तरीके के कुछ टोटके ढूंढे हुए। शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, हमने ये चीज़ें। चलते हैं जनाब उज़्मा सदाकत साहिबा आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच उज़्मा फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। और मुझे उज़्मा ये बताइएगा कि ये जो हम ये वाली बातें कर रहे होते हैं और हमने अपने तरीके के जो टोटके बनाए हुए हैं, क्या वाकई शादी करने से किसी इंसान की उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाते हैं? देखिए, ये एक बहुत पुराना तरीका है जिसमें लोग पहले ये समझते थे कि अगर शख्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उसकी शादी करवा दी जाए तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ये बिल्कुल एक होममेड रेमेडी है जिससे कि ना सिर्फ वो शख्स मुतासिर होता है बल्कि जिसके साथ शादी की होती है अब वो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार होना शुरू हो जाएगी। सो हमें बेसिकली ये समझना है कि किसी भी प्रॉब्लम का जो हल है वो हमें तलाश करने की ज़रूरत है। बट हमारी सोसाइटी में एक बड़ा नॉर्म ये है कि हम किसी भी मसले को उससे एक बड़े मसले के साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जो भी शख्स किसी मेंटल कंडीशन का शिकार है या मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है तो उसका इलाज होना ज़रूरी है। और इलाज के बाद तकरीबन 2 साल की रिकवरी के अंदर अगर वो शख्स रहता है तो फिर ऐसे मौके ज़रूर आते हैं ज़िंदगी के अंदर जहाँ पर शादी हो सकती है और वो अपनी शादी से मुतल्लिका तमाम जिम्मेदारियां जो है वो निभाने के काबिल हो सकता है। लेकिन जब तक वो मेंटल कंडीशन का शिकार है तब तक उसकी शादी करना जो है वो किसी दूसरे शख्स के साथ भी एक जुल्म है और उसके साथ भी एक जुल्म है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर किसी को दिल का मर्ज हो जाए तो हम कहें कि आप इसकी शादी करवा दें, इसका दिल का मर्ज जो है वो ठीक हो जाएगा, जो कि बहरहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि हमें शादी अगर हो जाती है तो उसके साथ भी मेंटल कंडीशंस को मैनेज करने के लिए हमें उसको इलाज के प्रोसेस में से गुजारना पड़ेगा। बिल्कुल। और आपकी जी 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 जी
आप किसी मेंटल डिसऑर्डर की शादी इस तरह कर देते हैं, वो बेचारी खुद सफ़र करेगी पूरी बिल्कुल ज़िंदगी। ऐसे ही है जी। अच्छा शफीक साहब, वो एग्जैक्टली हम इसी बात को लेकर के चलेंगे। अभी हमने पिछले दिनों देखा भी कि जैसे कि ये सारा हैं, उनका कत्ल हुआ और उसमें भी यही बताया जाता था कि जो साहब थे वो मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार थे। लेकिन यू नो व्हाट, इन्होंने बड़े लिबादे भी ओढ़े होते हैं अपने ऊपर कि एक इतनी अच्छी पढ़ी लिखी खातून जिसने दुनिया देखी हुई थी, वो कोई सप्रेस नहीं थी, वो खुद मुख्तार थी, वो भी शिकार हो गई, जबकि उनको सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज थे और वो ड्रग एडिक्ट भी थे। अब ये जो ड्रग्स आप लेते हो, ये भी तो अपने किसी एट टाइम्स, एक तो स्वैग है जी, आप पेयर प्रेशर की तरफ ले। जी उज़मा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। जी ओके। तो उसमें ये है कि लाइक किस तरीके से पता चलेगा, और अगेन ड्रग्स के ज़्यादा इस्तेमाल से भी क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज पॉप अप हो सकते हैं, उसका शिकार इंसान हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल, जो अगर हम उसी केस की बात कर लें जो अभी रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर हुआ, देखिए वो ड्रग एडिक्ट था और आइस एडिक्ट था, और आइस की जो मेथएम्फेटामिन केमिकल है जो कि लेने से साइकोसिस क्रिएट होता है इंसान के अंदर। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि जी वो कैसे अपने आप को कोप करती हैं और ऐसी चीज़ें छुपा लेती हैं कि हम दूसरों को भी अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि सारा के केस में उसने शादी की और उसको पता भी था कि ये था या नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है, मैंने 10 साल के करियर में ये देखा है कि जो ड्रग एडिक्शन के केसेस हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ जो पेशेंट आते हैं, ये इंतहाई इंटेलिजेंट लोग होते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को कोप करते हैं और बड़े बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। ओके। और इनके अंदर जो क्योंकि हम यही देखते हैं ना कि यार ये वैसे ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे उसने बड़े स्मार्टली अपने गुनाह और जुर्म को छुपाने की कोशिश की। देखिए, इसमें अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, एक पेशेंट है जो एडिक्शन के अंदर है और वो एक महंगी वाली ड्रग ले रहा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन इवन दो मैनेज कर रहा होता है अपनी डेली की डोजेज को। अब उसके जैसा इंटेलिजेंट और मैनेजेबल बंदा कौन हो सकता है कि जो विदाउट एनी पैसे वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ ऐसे लोग होते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। अगर हम ड्रग एडिक्शन और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को हम कंपैरेटिवली देखें कि एडिक्शन के साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ एडिक्शन आती है, तो ये दोनों पैरेलल आते हैं। ये दोनों जो हैं वाइस वर्सा हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा होता है तो उसकी अगर हम हिस्ट्री इनटेक करते हैं तो कहीं ना कहीं एडिक्शन का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर आता है। या अगर एडिक्शन के साथ पेशेंट आ रहा है तो हम उसके साथ अगर उसकी हिस्ट्री देखते हैं तो उसके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो है वो बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ वो कहीं ना कहीं ड्रग ले रहा होता है अपनी उस चीज़ों को कोप करने के लिए। जैसे कि हम क्लब ड्रग्स की बात करते हैं और अब वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेने के लिए या अपने आप को मुआशरे में एक कॉन्फिडेंट अपने को वो शो करने के लिए ऐसी ड्रग्स का यूज़ करते हैं कि वो अपने आप को बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ओकेजनली यूज़र्स होते हैं इस तरह के। तो ये दोनों चीज़ें साथ चल सकती हैं और ये दोनों साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से भी एडिक्शन हो सकती है और एडिक्शन की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और ये मैनेज कर रहे होते हैं अपने जो भी उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी हो सकता है, उन चीज़ों को वो मैनेज कर रहे होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम और बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिटेंड करते हैं मुआशरे के अंदर। और यकीन करेंगे ये लोग जो हैं फैमिली के सामने इनकी जो रोल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। जब वो मुआशरे में जाती हैं तो वो एक ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे कि कोई इशू ही नहीं है उनके अंदर। तो वो फैमिली भी इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा करती है कि जी ये हमारे साथ जो है ये इस तरह करता है, हाँ बाहर जो है ना वो इस तरह से बिहेव करता है। तो ये सिचुएशन को कोप करना ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर जी की बात को मतलब थोड़ा सा इंडोर्स इसमें करूँगी, ऐड करना चाहूँगी कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना, ये ना सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये फिजिकल टारगेट भी करते हैं और इमोशनल अब्यूज़ भी करते हैं। और उस इमोशनल अब्यूज़ की वजह से मतलब रोज़ाना आपको ऐसी बात कह देना जिससे आप परेशान होते हैं और फिर वो उनको सेटिस्फेक्शन। अच्छा ये भी मेंटल हेल्थ इशू मतलब का एक बड़ा सीरियस हम देखते हैं ना, कुछ लोग सरकास्टिक रिमार्क देख के उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। अच्छा अगर अभी भी हम देखें कोई पोस्ट है, एक जेन्युइन सी पोस्ट है किसी की, उसके नीचे हम नेगेटिव कमेंट्स देखते हैं। अच्छा उसके अंदर जो नेगेटिविटी होती है, वो एक अच्छे काम कोई करे उसके अंदर भी हमको नेगेटिव एलिमेंट लिख, तो आप यही सोचते हो कि ये क्या वजह है कि इनको नेगेटिविटी से सेटिस्फैक्शन मिल रही है? अच्छा डिड यू नोटिस कि जो पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे होते हैं उस पर हम खुश होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक हमारे ब्रेन में स्टे नहीं करता। जो नेगेटिव रिमार्क्स हैं वो बहुत देर तक हमारे ब्रेन में स्टे करते हैं और हम उसके बारे में मुसलसल सोचते रहते हैं। और जो पढ़ रहा होता है फिर वो
नेगेटिव सिनेरियो में जाके मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता है कि मैं ऐसा हूँ, क्या मेरे साथ ऐसा चल रहा है, तो लोग भी एंग्जाइटी देते हैं, सोशल एंग्जाइटी। बिल्कुल। अच्छा उस्मा, मैं बिल्कुल आपकी तरफ चलूँगी। हम अभी एग्जैक्टली यही वाली बात जो हम करें कि जी नेगेटिविटी आपको प्लीज़ करना शुरू कर देती है कि आप जो है क्रिटिसिज्म, अगर हम बाहर की नेशंस की बात भी करें तो वहाँ पे जब हम देखते हैं कि स्कूल शूटिंग के वाक़यात होते हैं और जब उसकी हिस्ट्री देखी जाती है तो वो खुद से अब्यूज़ हुआ होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज तो आया क्योंकि उसको कंटिन्यूस बुलिंग का सामना करना पड़ा और उसने जाके सबको उसने फिर कोई तमीज़ नहीं की कि जिसने उसके साथ कुछ किया या नहीं किया। तो किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए कि जनाब अब मुझे मतलब आई हैव टू put a full stop on whatever I am thinking, क्योंकि it's all about your thoughts जो कि आपके personality trait बन जाते हैं। ये बड़ा ही अहम और अच्छा सवाल है आपका, जो कि मुझे एक मौका फराहम करता है कि मैं पहले डिफाइन करूं कि मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उससे क्या मुराद है, और जब हम मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो इससे क्या मुराद है। ये दोनों फर्क चीजें हैं। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मेंटल हेल्थ से मुराद है कि अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है तो उसको हम मेंटल हेल्थ कंसीडर करते हैं, जबकि ऐसा हरगिज भी नहीं है। मेंटल हेल्थ जो है, अगर हम उसे एक कंटिन्यूम की तरह अंडरस्टैंड करें, लेट्स से 0 से 100 के स्केल पे अगर हम देखें कि कोई भी शख्स मेरे और आपके समेत मेंटल हेल्थ में कहाँ पे स्टैंड करता है, तो कट ऑफ स्कोर अगर हम 50 उसका लेते हैं, इससे मुराद ये है कि 50 से नीचे नीचे अगर उसकी स्कोरिंग होती है तो वो कुछ अच्छी मेंटल हेल्थ को एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन अगर 50 से ऊपर उसकी स्कोरिंग होती है असेसमेंट के अंदर, तो इससे मुराद है कि वो सिम्टोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। ज्यादातर जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आमतौर पर 40 से ऊपर जब कोई शख्स जाता है तो उसको कोई ना कोई ब्लड प्रेशर का मर्ज हो जाता है, या डायबिटीज उसको हो जाती है, या कोई और फिजिकल इलनेस जो है वो उससे उसका सामना होता है, और हम कहते हैं कि ये एज के मसाइल हैं। ये एज के मसाइल नहीं हैं, ये एक्चुअली बताते हैं इस तरह के सिम्टम्स के हम अपनी फिजिकल हेल्थ की केयर अच्छे तरीके से नहीं कर पाए जब हमें करने की जरूरत थी, जिसकी वजह से एज के साथ साथ ये मसाइल हमें सामना करना पड़ा। अच्छा, मेंटल जो हेल्थ है उसके साथ भी सिमिलर। उज़मा सॉरी टू कट यू ऑफ, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम, कामरान साहब इस्लामाबाद से। जी कामरान, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ कि ज़हनी मरीज इंसान क्यों बन जाता है, या ज़हनी दबाव क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, ये बताएं। जी जी बिल्कुल, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, हम बिल्कुल इसी मौजू पे बात कर रहे हैं और इसी का जवाब उज़मा से ले रहे हैं। जी उज़मा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ में भी आमतौर पर यंग एज के अंदर, जैसे 14, 15, 16 साल की एज में, चूंकि हम बड़े मोटिवेटेड होते हैं, हेल्थ बड़ी अच्छी होती है, और उसमें कुछ इमोशनल इश्यूज हमें आते हैं जो कि 20s के बाद थोड़े स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, और हम अपनी एक आइडेंटिटी को भी फिगर आउट कर लेते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है, और हम मोटिवेटेड होकर अपने कामकाज में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम 40s में पहुंचते हैं, 50s में पहुंचते हैं, तो हम मेंटल हेल्थ के हवाले से भी सिम्टोमेटिक होना शुरू हो जाते हैं। और मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें बताया गया है कि जो 50% मेंटल कंडीशंस होती हैं वो एट द एज ऑफ 14 स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। 14 जिसका या मतलब 40? 14 की एज से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे मुराद है कि हमारी थिंकिंग जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू होगी, और अगर हम उस थिंकिंग को मैनेज नहीं करने की तरफ जाएंगे तो आगे चल के जो लाइफ में अदर स्ट्रेसेस ऐड ऑन हो रहे हैं, जैसे पढ़ाई का छोटी एज में स्ट्रेस होता है, जैसे आप पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो जॉब के स्ट्रेसेस होते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर और लाइफ में स्ट्रेसेस ऐड ऑन हो जाते हैं। ये सारे जो अदवार हैं इसमें मुख्तलिफ सिम्टम्स को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कभी हम फटीग्ड होते हैं, कभी हम नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं, कभी हमें जो मसाइल हैं उससे कोप करने में डिफ़िकल्टी आ रही होती है, कभी हमें गुस्सा ज़्यादा आ रहा होता है, कभी हमारा मूड इरिटेबल होता है। ये जितनी भी मैंने बातें की हैं ये तमाम की तमाम बेसिकली सिम्टम्स हैं जो कि हमें मैनेज करना आनी चाहिए, अपने स्ट्रेस को रेगुलेट करना आना चाहिए, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई सपोर्टिव काउंसलिंग का चूंकि कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लोग किसी ना किसी तरीके से, अच्छे बुरे तरीके से इसे मैनेज करते रहते हैं, और इवेंचुअली जब किसी मेंटल कंडीशन का वो शिकार होते हैं आगे चल के एज में, तो फिर वो किसी ना किसी थेरेपी की तरफ या किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करते हैं। होना ये चाहिए कि सपोर्टिव काउंसलिंग जो है वो स्कूल्स के अंदर भी फ्राहम की जाए, कोई लाइफ स्किल्स जो हैं वो फ्राहम की जाए, जो कि बड़ी बुनियादी सी स्किल्स हैं, जैसे हम अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करें,
हमें अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं करना आता। ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमें एवरीडे बेसिस पे करनी चाहिए ताकि हम एक अच्छी मेंटल हेल्थ को एंजॉय कर सकें। और आम तौर पर जब आप सपोर्टिव काउंसलिंग में रहते हैं या लाइफ स्किल्स को सीखते हैं तो ना सिर्फ आप मेंटल कंडीशंस को प्रिवेंट करने में कामयाब हो जाते हैं, और अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन उनकी बहुत स्ट्रांग है तो आप उसको कम से कम आगे जरूर कर सकते हैं कि अगर आपने एक्सपीरियंस 40s की ईयर्स में करना है तो वो 60s में जाके आपको वो इश्यूज जो है वो नमूदार हो रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपकी तरफ चलते हैं डॉक्टर शाजिया। जैसे इन्होंने कहा कि जी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें जो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक स्ट्रेस है जो ऑब्वियसली कोई ना कोई वाक़या। अच्छा, हार्मोनल चेंजेस भी आपके बिहेवियरल इश्यूज और एंगर मैनेजमेंट के जो इश्यूज होते हैं, हम देखते हैं टीनेजर्स में बहुत है। अच्छा, वालिदैन जो है वो समझ नहीं पाते क्योंकि उनकी भी मेंटल हेल्थ को किसी ने समझा नहीं होता ना। वो कहते हैं कि उन बेचारों के साथ हमारे, वो कंपेयर करते हैं अपने ज़माने में, यू नो व्हाट, कि जी हमारे साथ तो ये नहीं। इसकी वजह से वो थोड़ा सा उसको डील नहीं कर पाते विजडम के साथ कि ये एक हार्मोनल चेंजेस है, और वो चूंकि डील नहीं कर पाते, वो परमानेंट बच्चा उसका शिकार, ये नाफरमा बरदार हो रहा है, ये बात नहीं सुन रहा, उसकी डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि उनके साथ जब ये इश्यूज आए थे तो उनको एक सर्टेन वे में डील किया गया था, यू नो। तो इस चीज़ से ये जो माशरा है, आप देखिए हमारे पूरे माशरे में एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। आप किसी को हॉर्न दें, किसी को क्रॉस करके देखें, कोई चीज़ करें तो हम तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए एज अ सोसाइटी, यू नो। क्या कहेंगी आप इस बारे में? जो आपने स्ट्रेस की बात की और हार्मोनल इम्बैलेंस की बात की, हार्मोनल इम्बैलेंस लड़कियों दोनों में आते हैं एडोलेसेंस की एज में। अच्छा, जिस वक्त ये ज़रूरी नहीं कि मेंटल डिसऑर्डर आपको 40 के बाद भी आएगा। अभी जैसे मैडम ने कहा कि 14 में आता है, 14 में, बिल्कुल। अगर उससे पहले बच्चे को कोई सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ या फिजिकल अब्यूज़ हुआ है तो भी ये मेंटल डिसऑर्डर आएगा। और एडोलेसेंस में चूँकि हार्मोनल चेंजेस हो रही होती है, इम्बैलेंस हो रहा होता है, लड़कों में ज़्यादा आता है। उनके अंदर एग्रेशन भी ज़्यादा आता है, उनके अंदर सोशल एंजाइटी भी ज़्यादा आती है लड़कों में। लड़कियों में क्योंकि ज़्यादा नहीं आती क्योंकि वो मदर के साथ भी अटैच होती है और घर के अपने एनवायरनमेंट के साथ, लड़के आउटसाइड ज़्यादा चले जाते हैं। तो अब जो एंगर है उसको कंट्रोल करने के लिए ग्राउंडिंग की टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, सारे सेंसेस को यूज़ करना चाहिए, प्रेजेंट मूवमेंट में रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? थोड़े से टिप्स बताएं ना आवाम को। मेरे ख्याल से ये भी एक चैरिटी है बिगेस्ट फ्रॉम की, कि हम बता दें, क्योंकि सबको है, कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता। एटलीस्ट आपकी टिप्स सुन के उनको हेल्प हो जाएगी कि अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है किसी के ऊपर तो फिर हम क्या करें। हमारा जो एंगर है ना, हमारे ब्रेन की एक केमिस्ट्री है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स चल रहे होते हैं। तो 12 सेकंड का ब्रेक दे खुद को। बहुत गुस्सा है तो 12 सेकंड क्या है, ये सेकंड है, 12 सेकंड का ब्रेक दें और उसके बाद रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट मत करें और डीप ब्रीदिंग करें। जितना हो सके नाक से गहरी सांस लें और मुंह से बाहर निकालें, नाक से गहरी सांस लें और मुंह से बाहर निकालें और काउंटिंग स्टार्ट करें ताकि वो आपके ब्रेन को कूल डाउन करे। दूसरी चीज़ है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि आपके 5 सेंसेस हैं जिससे हम काम करते हैं। एक 6th सेंस भी होती है जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, बट दैट इज़ नॉट वेरी कॉमन। तो वो जो 5 सेंसेस है, उस 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें। मतलब आप कुछ अच्छी चीज़ें देखें, अच्छे फेसेस देखें। फॉर एग्जांपल, माँ की आवाज़ सुनने में और माँ का चेहरा देखने में बहुत सुकून आता है। आप बहुत स्ट्रेस में फ़ोन करें, उनकी आवाज़ सुने, ठीक है, या वीडियो कॉल पे उनको लें। आपका टेस्ट, कोई चॉकलेट, बनाना, इस किस्म की चीज़ें आप अपने उसको खाएं। इसके अलावा आप कुछ अच्छे म्यूज़िक, आयतें सुने, कुछ कलाम सुने, उससे भी आपको फ़र्क पड़ा। दिस ऑल टेक्निक्स आर कॉल्ड ग्राउंडिंग टेक्निक्स। अपने 5 सेंसेस को यूज़ करें, टच करें, माँ को हग करें, अब्बा के पास जाएं, उनसे बातें करें। मतलब अच्छा, यहाँ पे जब आप एक बात कर रही हैं ना, तो मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हाईलाइट करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि माँ को देखना भी, उससे भी आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अजीब सी बात है, बिकॉज हमने बड़ी सीक्रेट हस्तियाँ बनाया हुआ है माँ बाप को, लेकिन हर जगह माँ और बच्चे का रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गई है पेरेंट्स की तरफ से भी, जहाँ वो बच्चे को नहीं समझते। तो वो लोग जिनके बीच दूरियाँ पड़ चुकी हैं किसी भी वजह से, ज़्यादा डांट डपट, मारपीट, तो वो शायद आपकी बात से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा इस चीज़ के बारे में भी बात की जाए। मैं आपकी तरफ चलूँगी कि क्या ऐसा होता है, यू नो, ज़्यादातर जो चाइल्ड लोग आते हैं उसमें मेरी एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी मेरा बच्चा ऐसे सर्टन वे में बिहेव कर रहा है। उनका अच्छा ठीक है आप बाहर जाइए, मैं नहीं, मैं तो साथ बैठूंगी, मैं तो यू नो, एक पर्सनल स्पेस देना। तो उन कहते हैं मुझे तभी समझ आ गई कि इसके मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह कोई और नहीं है, इसके अपने पेरेंट्स ही हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, वो
पेरेंट्स के बारे में ये नहीं कहा जा रहा, वो बच्चे का भला ही चाहते हैं, बट जो उनका एटीट्यूड होता है, जो वे होता है, वो टॉक्सिसिटी की तरफ होता है, जो बच्चे के अंदर बेटरमेंट नहीं डाल रहा। तो माँ बाप की चूँकि अपनी कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनके अपने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, और वो फिर कंटिन्यूसली डाउन द लाइन डेलीगेट हो रहे थे नेक्स्ट जनरेशन पे। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। अभी मैं उज़मा के एक आंसर के ऊपर ना यही बात करना चाह रहा था एडोलेसेंट के ऊपर, कि वहाँ पे पेरेंट्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अच्छा आपने उसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। देखें, जो पेरेंट्स का रोल होता है ना अर्ली एडोलेसेंट एज के अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की थी एडोलेसेंट के ऊपर, कि वो अपने जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो किस तरह उस पर मैनेज कर रहे होते हैं। तो जो अर्ली एडोलेसेंट 13 to 19 ईयर्स एज होती है बच्चे की, इसके अंदर बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, और बच्चे की जो ग्रोथ है वो इस एज के अंदर वो इंडिपेंडेंसी चाह रहा होता है। वो चाह रहा होता है कि वो अपने फैसले खुद करे, वो खुद से, मतलब उसको कोई पूछ गिछ ना हो, उसको कोई अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी एंजॉय करने दी जाए। लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ना बड़ी इनसिक्योरिटी सी आ गई है पेरेंट्स के अंदर। पेरेंट्स, अब देखें, अगर हम पहले टाइम की बात करें तो माँ बाप बच्चे कहीं पे भी खेल रहे हैं, कोई परवाह नहीं होती थी, वो उनकी जो वो चीज़ों को तोड़ रहे होते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। लेकिन आज बच्चा जो है वो कारपेट से नीचे उतरता है तो माँ भाग के पकड़ लेती है, मेरा बच्चा ये गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। तो ये यहाँ पे जो है ना, वो बच्चे के अंदर हम उस तरह की ग्रोथ ही नहीं होने दे रहे होते कि हम उसको इंडिपेंडेंसी दें या उसको हम इस तरह का माहौल दें कि वो अपनी मर्ज़ी से भी ज़िंदगी फैसले कर सके। अब हम बचपन से 13-12 ईयर्स तक हम बच्चे को इतना पैम्पर्ड करके रखते हैं कि जब वो 13 से 19 की एज में जाता है तो वो उस टाइम में इंडिपेंडेंसी चाहता है, लेकिन पेरेंट्स फिर भी उसको जो है ना वो अपने साथ घसीट रहे होते हैं। वो उनकी कोशिश होती है कि वो उन्हीं की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान। बिल्कुल, पर्सनल स्पेस नहीं वहाँ पे दी जाती है, और वहाँ पे अगर उनके दरमियान में डिफरेंस आता है तो वहाँ पे आप उनके जो भी उनके मामलात होते हैं बच्चे को, वो क्योंकि वो बाहर की ज़िंदगी देखता है, वो स्कूल में जब कॉलेज में जाता है तो वो बड़ा ओपन इन्वायरमेंट देखता है, तो फिर वो वहाँ पे समझता है कि मुझे घर के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, वक्त हमारे पास बहुत महदूद है। जी जी, एक वजह और है डॉक्टर साहब, ये जो पेरेंट्स ने डिजिटलाइज कर दिया बच्चों को इस मोबाइल के साथ, इनकी गेम्स के साथ, बिल्कुल, तो वो भी एक स्ट्रेस और एंजाइटी लेकर, क्योंकि वो जो डोपामिन रिलीज हो रहा है ना आपका, डोपामिन इटसेल्फ इज वेरी एडिक्टिव। कि हम नहीं समझते कि वो जो आपको एक थोड़ी मिकदार में खास टाइम पे खास मेहनत के बाद डोपामिन रिलीज होता है, जो एक्सरसाइज से, कोई गेम जीत के, जो फिजिकल एक्टिविटी से, वो हमारा एक गेम का लेवल अचीव करने से हो रहा है और तवातर से हो रहा है सारा दिन, तो ऑब्वियसली इट विल अराइज। अच्छा, जाते जाते उज़मा आप मुझे बताइएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के पर्सनल स्पेस, पेरेंट्स को मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा यहाँ पे करें। इज इट इम्पॉर्टेंट और कितनी देनी चाहिए? ये भी नहीं कि जी छोड़ा हुआ है, पर्सनल स्पेस इतनी दे दी कि जी पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है क्या कर रहा है बच्चा, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल स्पेस इज इम्पॉर्टेंट, या अपनी मर्जी से जीने का हक, अगर आज के दौर में ये बात करूं तो क्या माँ बाप को इस बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल जी, पर्सनल स्पेस की बच्चों को ज़रूरत होती है, लेकिन हमें दूसरी तरफ ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स का जो रोल है बेसिकली वो गाइडेंस प्रोवाइड करने का है, और वो एक लीडरशिप का रोल है, जिसका मतलब है कि पेरेंट्स ने हर चीज़ बच्चों की खुद नहीं करनी, बल्कि उन्हें सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करनी है और लीडरशिप रोल देना है, अपना नॉलेज ज़्यादा रखना है बच्चों से। आज का जो टीनेजर बच्चा है उसका नॉलेज अपने पेरेंट्स से ज़्यादा है, सो पेरेंट्स को बतौर लीडर उसके लिए एक्सेप्ट करना फिर ज़रा मुश्किल काम है। सो यहाँ पे पेरेंट्स को भी अपने स्किल सेट को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, नई चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ेगी, मोबाइल अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, गैजेट्स कैसे यूज़ करने हैं ये भी सीखना पड़ेगा, बट उसके साथ साथ अपने बच्चों को सही गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स का रिश्ता अगर अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा है, बच्चा कोई भी बात उनके साथ आकर आसानी से कर सकता है, तो उनके पास काफ़ी ये स्पेस निकलती है कि वो वहाँ पर उसे गाइडेंस प्रोवाइड करें, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो इवेंचुअली बच्चे के हाथ में देना शुरू करें, और ऐसा शुरू से ही उन्हें करना चाहिए। लेट्स से एक 4 साल का बच्चा है हमारे यहाँ, तो वो ये कहता है कि मैं शूज़ इस कलर के पहनना चाहूँगा, कपड़े में ये पहनना चाहूँगा, तो आप उसको पहनने देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो एज में आगे बढ़ता है
वो कहता है कि मुझे इस स्कूल में नहीं जाना, मुझे ये सब्जेक्ट चूज नहीं करना, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उनकी पसंद के सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने की तरफ जाए, उनके पसंद का करियर जो है वो चूज बहुत करने बहुत की तरफ शुक्रिया। जाए। जी उज़्मा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है, बहुत वास्ट टॉपिक है और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर वापस भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, मोहम्मद शफीक साहब आपका, उज़्मा सदाकत थी, डॉक्टर शाजिया शहजादी थी। इसके साथ ही जनाब वक्त हुआ जाता है ख़त्म। साइमा अमजद को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी जगह, बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।